नमस्कार, आप देख रहे हैं झलकों तक। इस वक्त के आपको एक ऐसी शख्सियत से हम मुलाकात कराएंगे, उनके इंटरव्यू को आपके साथ साझा करेंगे जो एक आईएएस अफसर हैं और पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले से बिलोंग करते हैं। फिलहाल आईएएस के तौर पर गुजरात कैडर के वो अफसर बने हैं और उन्होंने अपनी आप बीती पूरी सुनाई है। आखिर उन्होंने किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, खास तौर पर उनके 10वीं कक्षा के अंदर सप्लीमेंट्री तक भी आई है। उनके इंटरव्यू को हम आपके साथ साझा करने चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहेंगे कि ये राजस्थान के बाड़मेर जिले से बिलोंग करते हैं। फिलहाल ये 2019 में आईएएस कैडर से अफसर बने थे और आज गुजरात कैडर के आईएएस अफसर हैं। तो देखिए ये जगदीश बांगड़वा का इंटरव्यू, जिसमें वो अपनी आप बीती सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जी, पृष्ठभूमि का अपना महत्व है और ये धारणा भी रहती है कि आप एलीट क्लास से आते हैं तो ही आप सिविल सेवा में चयनित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक विशेष वर्ग से आते हैं तो ही इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। काफी सारे उदाहरण वर्तमान में आप देख सकते हैं जो कमजोर पृष्ठभूमि से, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं तो भी आप सिविल सेवा में चयनित हो सकते हैं। जैसे मैं खुद एक उदाहरण, मैं बाड़मेर के बायतू गांव से बिलोंग करता हूं, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में या फिर किसी भी संसाधनों के क्षेत्र में ज्यादा अग्रणी नहीं माना जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप किसी उच्च वर्ग से आके ही इस परीक्षा को पार कर सकते हैं। और रही बात मेरी पृष्ठभूमि की तो मैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूं और मेरे परिवार में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में नहीं है। मेरे फादर टीचर हैं और मेरी मदर हाउसवाइफ है। तो और मेरा माध्यम शुरू से हिंदी रहा है। तो और मेरी जो शुरुआती एजुकेशन है वो गांव से हुई और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो हुआ वो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन का सहारा मिला या फिर अंग्रेजी माध्यम में मैं शुरुआत से पढ़ा हूँ या फिर मेरे परिवार में कोई रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरी पृष्ठभूमि बिल्कुल साधारण रही है, सामान्य रही है। अगर मैं सफल हो सकता हूँ तो कोई भी सफल हो सकता है। अच्छा सर, और इसमें माध्यम का कितना फर्क पड़ता है? जी, माध्यम बड़ी एक शंका का प्रश्न रहता है कि कौन सा माध्यम चुना जाए और किस माध्यम से कितने सिलेक्शन होते हैं, कौन सा माध्यम ठीक रहता है, यह प्रश्न अक्सर अभ्यर्थियों के मन में रहता है। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आप दोनों माध्यम में इक्वली कंफर्टेबल है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, तो आप इंग्लिश मीडियम को ही चुनें, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी अपेक्षाकृत फायदे में रहते हैं परीक्षा में, क्योंकि उनको अच्छा गाइडेंस, अच्छे सोर्सेज इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जबकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप दोनों माध्यम में इक्वली कंफर्टेबल है तो आप अंग्रेजी माध्यम की तरफ जाएं, और अगर आप हिंदी मीडियम से ही हैं शुरू से ही और आपको लगता है कि मैं मीडियम चेंज नहीं कर सकता, तो आप जिस मीडियम के साथ हैं उसी मीडियम के साथ अच्छे से एग्जाम दें। मेरा मीडियम हिंदी रहा है, तो शुरू से लेकर ग्रेजुएशन से लेकर सिविल सेवा तक मेरा मीडियम हिंदी ही रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चयनित नहीं हुआ हूँ, तो मैं हिंदी मीडियम होते हुए भी सिलेक्शन लिया है। तो आप बिल्कुल भी डॉ फील ना करें कि हिंदी मीडियम का हूँ मैं तो फिर एग्जाम में अपीयर होने की जरूरत नहीं है या फिर मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप जिस मीडियम में कंफर्टेबल है उस मीडियम में जाएं। और सर, क्या इसमें सिविल सेवा में अपने जो अच्छी रैंक हासिल करने के लिए क्या टॉपर्स होना जरूरी है? नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि आप क्लास में या फिर यूनिवर्सिटी में अगर आप टॉपर रहे हैं तो ही आप सिविल सेवा में चयनित हो सकते हैं। आपका जो मार्कशीट है वो मैटर नहीं करता, आपका नॉलेज मैटर करता है। आप उन चीजों की अच्छी समझ रखते हैं, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, तो आप सिविल सेवा के लिए योग्य अभ्यर्थी हैं, चाहे आपकी मार्कशीट में मार्क्स कुछ भी रहे हो। जैसे मैं 12th में मुश्किल से एक सब्जेक्ट में तो पास ही हुआ था जस्ट। जैसे मेरे गणित में 100 में से 38 मार्क्स थे, जबकि 33 मार्क्स पास होने के लिए रिक्वायर्ड है। तो ऐसा कुछ नहीं है मैं क्लास में टॉप था, मैं मेरे सेक्शन में मेरा नीचे से चौथा स्थान था। तो ऐसा कुछ नहीं है मैं शुरू से टॉपर रहा हूँ क्लास का। हाँ ठीक है, शुरू में पढ़ने में ठीक रहा था। तो आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है या विचारों की समझ कितनी अच्छी रखते हैं, ये ज्यादा मैटर नहीं करता। आप चीजों की अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है आपकी और आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो आप सफल हो सकते हैं। और सर, कई विद्यार्थी पहले नौकरी की तलाश में रहते हैं, फिर उन्हें छोटी सी नौकरी मिल जाती है और फिर उनसे संतुष्ट भी हो जाते हैं। उन्हें और आगे बढ़ने के लिए और ऊर्जावान करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मुझे कोटेशन याद आता है कि सक्सेस हैज डिस्ट्रॉयड मोर पीपल देन फेलियर। क्योंकि आदमी छोटी सी सफलता पा लेता तो उसके बाद वो संतुष्ट हो जाता है कि हाँ मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया है और इसके बाद मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप जो अपनी क्षमताएं हैं उनका पूरा इस्तेमाल करें, आप अपना 100% दें।
आप खुद को सीमित दायरे में ना बांधे कि हाँ मैं इतना कर सकता था, मैंने इतना कर लिया है और मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। आप अपनी क्षमताओं से बढ़ के काम करने की कोशिश करें और आप नई नई चुनौतियों को स्वीकार करते रहें। जैसे मेरा उदाहरण दूं तो मैंने 2016 में आरएएस क्रैक किया था, मैंने उसमें 142 रैंक हासिल की थी। उसके बाद 2017 में असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में मैंने सफलता पाई थी और उसके बाद मैंने आईएएस के एग्जाम में भी सफलता पाई। तो आप रुके नहीं, आप खुद को निरंतर निखारते रहें और आगे बढ़ते रहें, रुके नहीं। सर, सिविल सेवा या अन्य कोई एग्जाम के लिए कोचिंग कितना भूमिका निभाती है? कोचिंग का जहां तक सवाल है कि वो अभ्यर्थी पे डिपेंड करता है कि वो कोचिंग करना चाहता है या नहीं चाहता है। ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि आप कोचिंग करेंगे तो ही सफल हो पाएंगे और बिना कोचिंग के आप सफल नहीं हो सकते। तो आप अगर अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने एजुकेशन ली है और आप चीजों से भली भांति परिचित है और खुद के स्तर पे काम करना पसंद करते हैं तो आप बिना कोचिंग के भी सफल हो सकते हैं। और इंटरनेट के जमाने में आपको सारा गाइडेंस ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, यूट्यूब पे या फिर इनसाइट्स आईएएस जैसी वेबसाइट्स हैं, काफी सारी वेबसाइट है जो आपको सारा गाइडेंस ऑनलाइन अवेलेबल करवा देती है। तो ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि आप कोचिंग करें ही करें, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कोचिंग करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। कोचिंग आपके एफर्ट्स को कम जरूर कर देती है, आपकी जो तैयारी में लगने वाला समय है उसको सीमित जरूर कर देती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करना चाहें या नहीं। पढ़ाई में जोश को बरकरार कैसे रखें? जैसे आज के युवाओं को आप नई दिशा कैसे दिला सकते हैं? हाँ, रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी रखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये परीक्षाएं, सिविल सेवा परीक्षा खासतौर पे ऐसी परीक्षा है जो जिसमें 1.5 से 2 साल की तैयारी और हो सकता है आपको 2-3 अटेम्प्ट देने पड़े तो 3-4 साल की तैयारी रिक्वायर्ड रहती है। तो इस लंबे टाइम पीरियड के दौरान आप कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है। तो आप कोशिश करें कि आप सकारात्मक लोगों से जुड़े रहें, अपने मनोरंजन के लिए पर्याप्त समय दें और आप अच्छी बुक्स, अच्छी सकारात्मक जीवनियां, सकारात्मक फिल्में वगैरह देखें और अपनी जो अंदर की आग है, अंदर का जो मोटिवेशन है उसको लगातार जलाए रखने के लिए खुद को हर मॉर्निंग में, जैसे हर रोजाना नहाना जरूरी होता है, उसी तरह खुद को लक्ष्य की तरफ झोंकने के लिए भी मोटिवेट करना हर रोज जरूरी होता है। तो आप नियमित तौर पर खुद को मोटिवेट करते रहें, आपका जो भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन है उससे निरंतर प्रेरणा देते रहें। एक सिविल सेवा है तो वो आपके जीवन का प्रमुख उद्देश्य ना बन जाए, बस ये ध्यान रहे। आप अपने गोल को लेकर क्लियर रहें कि हाँ मुझे सिविल सेवा की तैयारी करनी है या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, मैं उसी के लिए आज यहाँ आया हूँ, उसी के लिए तैयारी के लिए बैठा हूँ। आप ये नहीं आप फेसबुक चलाने के लिए दिन में 7-8 घंटे निकालें, तो आप मनोरंजन के लिए आप 1-आध घंटा 2 घंटे चलाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप इनको जीवन का मुख्य गोल ना बनाएं। नोट्स बनाने सही है या नहीं? मैं जहां तक मेरी बात करूं तो मैं नोट्स बनाना पसंद नहीं करता क्योंकि मैं मूलतः थोड़ा सा कामचोर किस्म का व्यक्ति हूँ, मुझे लिखने में थोड़ा जोर आता है तो मैं ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए, मैंने सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट के नोट्स बनाए। तो अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको रिवीजन का टाइम बहुत कम हो जाता है, लेकिन आप जो बुक है उसके नोट्स बनाने के लिए आप शुरू करें तो आप ध्यान रहे कि आप एक नई बुक ना छाप दें नोट्स बनाने के चक्कर में। आप सारी चीजें कवर करने के चक्कर में उसी बुक की एक कॉपी तैयार कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। नोट आपके संक्षिप्त हो और रिवीजन करने में सहायक रहे। मनोरंजन में क्या क्या करना चाहिए सुबह शाम? ये तो अपनी अपनी हॉबीज हैं, जो भी आप अपनी हॉबी रखते हैं, जैसे किसी का गायन, किसी का नृत्य या फिर फोटोग्राफी या मूवीज देखना, तो आप अपनी हॉबी को परस्यू करें, साथ साथ में ये आपकी सिविल सेवा के साक्षात्कार में भी काम आएगी। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे फोटोग्राफी पसंद है, मैं फोटोज खींचता हूँ और उसके अलावा मूवीज देखता हूँ और मेरी कुछ फेवरेट मूवीज भी है जो मुझे प्रेरणा देने का काम करती है, जैसे दशरथम रिडेम्पशन, पीसफुल वॉरियर। तो आप अच्छी मूवीज देख सकते हैं, आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, जो आपकी हॉबी है उनको परस्यू करें। तैयारी शुरू करने से पहले डर रहता है कि कैसे पाएंगे ये मंजिल? हाँ, ये ऑब्वियस है, ये हर एक के साथ होता है कि कोई बड़ा लक्ष्य ठानता है तो उसके बाद एक स्वाभाविक सा डर बना रहता है मन में कि क्या ये चीज मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं इसके योग्य हूँ या नहीं हूँ। तो फिर इस डर को खुद पे हावी ना होने दें, बस यही है। ये एक सामान्य चीज है कि आपके मन में डर बना रहता है, लेकिन इस डर को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप शुरुआत करने से घबराएं नहीं, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी है, शुरू करें। आप अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो मंजिल आपको मिलेगी नहीं, आपको कोशिश करना चाहिए, बस आप शुरुआत करें जहाँ भी। आप एसपी अधिकारी बनकर क्या बदलाव लाना चाहते हैं? जहाँ तक पुलिस महकमे का सवाल है तो वो भ्रष्टाचार के लिए और अपनी कामचोरी के लिए ज्यादातर लोगों में बदनाम रहता है। तो मैं पुलिस की इस इमेज को सुधारना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पुलिस के साथ लोग अपना जुड़ाव महसूस करें और अपना उन्हें साथी समझे, ना कि दुश्मन। अक्सर लोग क्या है कि पुलिस के पास जाने से घबराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस हमें ही उल्टा परेशान करेगी। तो मैं बस पुलिस की इस छवि को सुधारना चाहता हूँ। पुलिस अच्छा काम करती है, लेकिन लोगों के बीच में उसकी नकारात्मक छवि बनी हुई है। मैं बस इस छवि को सुधारने का काम करना चाहता हूँ।
आप अपने गांव के लिए स्पेशल कुछ खास क्या करना चाहते हैं? जैसा कि मैं मारवाड़ क्षेत्र से बिलोंग करता